आपको जो सैलरी मिल रही है वो गलत मिल रही है। अपनी कंपनी के जो भी सैलरी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन्हें हटा दो। आपको जो वेज स्लिप मिल रही है उन्हें फाड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है 21 नवंबर 2025 जब से 4 नए लेबर कोड्स लाइव हुए हैं तब से हो सकता है आपको जो सैलरी मिल रही है वो मोस्टली गलत हो। तो क्या है सैलरी की राइट, करेक्ट और नई डेफिनेशन? कैसे आपकी इन हैंड सैलरी को इंपैक्ट करने वाली है? कैसे आपका पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, बोनस, सबके कंट्रीब्यूशन और सारे बेनिफिट्स अमाउंट बदलने वाले हैं? पूरी चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले लेबर कोड में जितने भी बदलाव हुए थे हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में बना दिए थे, जिससे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो आई बटन पर जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन से। इस वीडियो में मैं केवल और केवल बात करने वाला हूं इन नए लेबर कोड्स के कारण आपकी सैलरी कैसे बदलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन AKA जागरूक RJ और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्लाइस, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पर दे रहे हैं फ्लैट रेपो रेट जितना इंटरेस्ट और FDs पर 7.75% इंटरेस्ट टू एवरीवन। मोर ऑन दैट लेटर। तो देखो, अभी मार्केट में क्या चल रहा है? अभी मार्केट में चल रहा है HR का बोलबाला। कोई HR बोलता है कि आपको हम 100 रुपए देंगे, उसमें से 30 रुपए बेसिक रखेंगे। आप बोलते हो ओके भाई, हम क्या करें? कोई HR बोलता है 50% रखेंगे, कोई बोलेगा 70% रखेंगे, कोई बोलेगा हमारे यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है, पूरा के पूरा बेसिक में डाल देते हैं। ये सब डिपेंड कर रहा है आपके HR पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनीज और एम्प्लॉइज दोनों के अपने अपने एजेंडा है। कंपनीज चाहते हैं कि उनकी जेब से कम खर्चा एम्प्लॉय के ऊपर हो। जितनी ज्यादा बेसिक रखेंगे उतना ज्यादा PF देना पड़ेगा, उतना ज्यादा बोनस बनेगा, उतना ज्यादा ग्रेचुइटी बनेगी, तो इससे एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ता है, तो बेसिक को कम करते रहते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसका जो PF का शेयर है वो थोड़ा कम चला जाए, उसका जो ESI का शेयर है वो कम चला जाए। इसीलिए वो ऐसे ऐसे अलाउंसेस अपने सैलरी में अलाउ कर देता है ताकि उसकी इन हैंड जो सैलरी है वो बढ़ जाए। फिर चाहे लॉन्ग टर्म में उसे थोड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सरकार के इन बदलते नियमों से आपकी इन हैंड सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन एक बात सर्टेन है कि आपके बैंक में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा ऐसा रहता है जो खर्च नहीं हो रहा, बस वहां पे पड़ा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इस तरह का आइडल कैश कहां पे रखते हैं। अपने ऐसे ही बैंक में रखे हुए आइडल अमाउंट पर मैक्सिमम रिटर्न कमाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन लेकर आया है स्लाइस। स्लाइस एक फिनटेक प्लेयर है जो अभी रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बना है, और वो दे रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पर फ्लैट रेपो रेट जितना इंटरेस्ट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर बैंक्स RBI से पैसा बोरो करते हैं। जहां बाकी बैंक्स आपको 2, 2.5, 3% ही सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट देते हैं, स्लाइस के थ्रू आपको RBI की जो करंट रेपो रेट चल रही है विच इज 5.25%, उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, नो कंडीशंस। स्लाइस बैंक में ही 1.5 ईयर की FD पर अभी आपको मिल रहा है 7.75% इंटरेस्ट रेट, वो भी DICGC की 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस के साथ। स्लाइस के साथ अपना बैंक अकाउंट आप मात्र 5 मिनट में खुलवा सकते हैं, वो भी पेपरलेस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत सारी एम्बिग्यूटी ऑलरेडी चली आ रही है और इसमें इनकम टैक्स का भी बहुत बड़ा योगदान था। वैसे अब वो निर्मला जी ने काफी हटा दिया है, 12 लाख तक तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, तो मोस्टली आपके ऊपर लग नहीं रहा होगा। लेकिन जो ज्यादा कमाते हैं पैसा वो अभी भी लीव ट्रैवल अलाउंस या HRA वगैरह डालते हैं, क्योंकि ओल्ड जो हमारी रिजीम है उसमें इन सबको एज एग्जम्पशन ट्रीट किया जाता है और इन अलाउंसेस का यूज करके इनकम टैक्स को कम किया जा सकता है। लेकिन अब ये सारी एम्बिग्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, क्योंकि सरकार लेकर आ गई है कोड ऑन वेजेस जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है, और इसमें वेज की एक क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन पहली बार दी गई है। इससे पहले क्या होता था, अलग अलग कानूनों में, एग्जाम्पल के लिए PF में जो वेज की डेफिनेशन थी वो ये थी, ESI में जो वेज की डेफिनेशन थी वो ये थी, मिनिमम वेजेस एक्ट में वेज की डेफिनेशन ये थी, इसके अलावा ग्रेचुइटी की वेज की डेफिनेशन और अलग, बोनस की वेज की डेफिनेशन और अलग। यानी जितने कानून उतनी वेज की डेफिनेशन, और एज अ कंप्लायंस पर्सन, एज अ HR हम ये गणित करते रह जाते थे, अच्छा ये सारे अलाउंसेस हैं लेकिन PF वेज ये है, ये सारे अलाउंसेस हैं ESI वेज ये है, ये सारे अलाउंसेस हैं मिनिमम वेज ये है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोड ऑन वेजेस के तहत जो नई वेज की डेफिनेशन लागू की गई है। अब ये भारी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसे बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं। तो ये डेफिनेशन ध्यान से देखिए। वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस और अदरवाइज expressed in terms of money or capable of being so
एक्सप्रेस, मतलब आपको जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी अलाउंस मिल रहा है, फिर चाहे कैश में मिल रहा है, पैसे की फॉर्म में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है, वो सब वेज की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस। कुछ जगह एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा होता है जब एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन करने के लिए एक रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है। ये इसमें इंक्लूडेड है। मतलब आपको कोई भी अलाउंसेस दिया जा रहा हो, कोई भी काइंड में पेमेंट दिया जा रहा हो, सब आपकी वेज का हिस्सा होगा, यानी उस सैलरी का हिस्सा होगा जिसपे पीएफ कटेगा, जिसपे बोनस बनेगा, जिसपे ग्रेच्युटी बनेगी, उसका हिस्सा होगा। लेकिन इसमें एक और चीज कही है, इसमें लिखा गया है बट डज नॉट इंक्लूड। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक अलाउंसेस बताए गए हैं जो वेज की डेफिनेशन का पार्ट नहीं होंगे। पहला है एनी बोनस पेएबल अंडर लॉ, यानी जो स्टैट्यूटरी बोनस है, यानी जो कोड ऑन वेजेस के हिसाब से बोनस की कैलकुलेशन होती है, वो बोनस का अमाउंट वेज का हिस्सा नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन यानी एचआरए वेज का हिस्सा नहीं होगा। पीएफ का जो एम्प्लॉयर शेयर है वो ऑफ कोर्स वेज का हिस्सा नहीं होगा। एचआरए वाला पॉइंट एफ वाला भी आप चेकआउट कर लें। एनी स्पेशल एक्सपेंसेस जो आपकी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी आपको दे रही है, एग्जांपल के लिए आप सेल्स जॉब में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको होटल अलाउंस मिल रहा है उस जगह पर रहने के लिए, तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। इसके अलावा ओवर टाइम, ग्रेच्युटी, किसी भी फॉर्म का कमीशन, ये सारे वेज का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसके बाद कई लोग बोलेंगे अरे फिर तो कंपनी सिर्फ 10% बेसिक दे देगी, बाकी 90% इन सारे अलाउंसेस में दे देगी। नहीं नहीं नहीं, यहां पहली बार सरकार ने एक क्लियर डेफिनेशन लेके आई है कि इन अलाउंसेस में आप सैलरी का यानी आपकी ओवरऑल जो सीटीसी है उसका कितना परसेंट रख सकते हो। इस डेफिनेशन का लास्ट पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़े। यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट for calculating the wages under this clause, if payment made by employer to the employee under clause A to I exceed 1/2, यानी जितने भी अलाउंसेस में पेमेंट किया गया है exceeds 1/2 मतलब 50% से ज्यादा exceed करता है, shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in wage under this clause। मतलब जितना भी अमाउंट अगर आपने अलाउंसेस ओवरऑल आपकी सीटीसी का ओवरऑल आपका जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है उसका 50% से ज्यादा अलाउंसेस दे दी, तो जितना भी एक्सेस पार्ट है वो बेसिक में जुड़ जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये एग्जांपल 1, इसमें जो बेसिक सैलरी है 15,000 रुपए, डीए जो है 6,000 रुपए। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो एक्सक्लूजन है हमारी लिस्ट के हिसाब से। एचआरए 6,000 है, एडवांस बोनस कुछ 500 रुपए का बन रहा है, कन्वेंस जो उसको चाहिए होता है आने जाने के लिए स्पेशल एक्सपेंस की तरह, वो 2,000 रुपए दे रखा है। पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर है 2500 रुपए, ओवर टाइम कुछ 3,000 रुपए का है। तो ये सारे जो एक्सक्लूजन हुए इसका सम होता है हमारा 14,000 रुपए, और सम ऑफ बेसिक, डीए और ये सारे एक्सक्लूजन मिला के होता है 35,000 रुपए। अब 35,000 का आधा होता है 17,500, और इसको जो अलाउंसेस मिल रही है वो 14,000 के आसपास है। तो ये स्ट्रक्चर ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी है वो है 50,000 रुपए, और बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, जिन सारे अलाउंसेस का जो सम हो रहा है वो हो रहा है 36,000 रुपए। तो हमारी जो ओवरऑल सैलरी बन गई वो 86,000 रुपीज बनी, जिसका आधा होता है 43,000, लेकिन हमें बेसिक 50,000 रुपए मिल रहा है। अगेन ये स्ट्रक्चर ओके है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बेसिक मिल रही है 15,000, और जो अलाउंसेस मिल रहे हैं जिसमें एचआरए मिल रहा है 10,000 और बाकी कई सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, उन सारे अलाउंसेस का जो सम हो गया है वो हो गया है 20,300 रुपए। यानी ओवरऑल जो सैलरी है 35,300, उसमें से 20,300 अलाउंसेस में कंपनी ने डाल रखा है। ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो गया, क्योंकि 50% ऑफ जो ओवरऑल वेज प्लस अलाउंसेस है वो बनता है 17,650, लेकिन इसे 20,300 रुपए के अलाउंसेस मिल रहे हैं। यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब ये बेसिक का पार्ट बनाना पड़ेगा। मिनिमम 50% तो बेसिक होना ही होना चाहिए, मतलब 17,600 रुपए लगभग बेसिक होना ही चाहिए, क्योंकि 35,000 ओवरऑल कंपनी उससे पैसा दे रही है। इस व्यक्ति का पीएफ, ईएसआई सभी कुछ कम से कम 17,000 रुपए पर कैलकुलेट होना चाहिए। अब ये किन लोगों पर लागू है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन बहुत क्लियर दी गई है एक्ट में। एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन एक्सेप्ट वो लोग जो अप्रेंटिस एक्ट में कंपनीज में काम करते हैं, जो सरकार जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम वगैरह लेके आई है, उसके अलावा बाकी सभी पर, फिर चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, मैनेजर हो या स्वीपर हो, सभी पर ये लागू है। सेम डेफिनेशन ऑफ वेज। अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। सबसे पहले तो इससे आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि कई सारी कंपनीज अभी बेसिक 30% ही रखती थी, जिसके कारण उनका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन था वो कम जाता था। लेकिन अब 50% बेसिक मिनिमम हो जाएगी, जिससे ये होगा कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कंपनी में आपको अभी 20,000 मिल रहे थे, जिसमें 8,000 रुपए बेसिक था, बाकी 12,000 रुपए अलाउंसेस थे। तो 8,000 का 12% आपका शेयर पीएफ के पास जाता था और उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन अब मिनिमम 10,000 रुपए बेसिक होनी चाहिए, तो 10,000 रुपए पर आप कंट्रीब्यूट करोगे और 10,000 रुपए ही आपका एम्प्लॉयर जमा कराएगा। यानी पहले जो आपके 960 रुपए कट रहे थे 8,000 पर, अब आपके 10,000 पर 1,200 रुपए कटेंगे। इसमें एक और चीज होगी, जो बेनिफिट है वो भी कई लोगों को मिलेगा ही नहीं और कई लोगों को एडिशनली लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ईएसआई में कवर है, जिसकी सीलिंग है अभी 21,000 रुपए। प्रीवियसली जो ईएसआई की वेज डेफिनेशन थी उसमें एचआरए भी इंक्लूड रहता था। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी 15,000 रुपए बेसिक थी, 10,000 रुपए एचआरए था, 25,000 रुपए तो वो ईएसआई की लिमिट से बाहर हो गया। लेकिन अब 25,000 रुपए का मिनिमम आधा यानी 12,500 या फिर 15,000 बेसिक देना ही पड़ेगा और एचआरए अब ईएसआई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब ये व्यक्ति जो पहले ईएसआई में कवर होने के लिए बाध्य नहीं था, अब वो ईएसआई की कवरेज में आ जाएगा। थर्ड जो मेजर इंपैक्ट है, पहले मिनिमम वेज को भी स्प्लिट कर सकते थे। मतलब दिल्ली जैसी स्टेट में जहाँ पे मिनिमम वेज 20,000 उसके आसपास उससे भी ज़्यादा है, वहाँ पे ये किया जा सकता था कि 12,000 रुपये बेसिक डाल दी, 8,000 रुपये एचआरए डाल दिया 20,000 की मिनिमम वेज पर। लेकिन अब पूरी के पूरी मिनिमम वेज एज अ बेसिक देनी होगी, यानी पूरी मिनिमम वेज के हिसाब से पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, बोनस, ग्रेचुइटी, ओवरटाइम सब पूरी के पूरी मिनिमम वेज पर कटेगा। क्योंकि पहले ये एक डिसीजन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत मिनिमम वेज को बाइफरकेट किया जा सकता था। लेकिन अब से क्योंकि वेज की क्लियर डेफिनेशन एक्ट में ही आ गई है, अब इन्हें बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। एक और चीज का ध्यान रखिए, मान लीजिए आप एम्प्लॉय को कोई काइंड में पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए स्कूटर दिला दिया आपने उसको, तो अगर ये वेज का 15% से नीचे नीचे तब तक ठीक है, नहीं तो उसे भी वेज का हिस्सा मानना पड़ेगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि जो नई डेफिनेशन ऑफ वेज है अब आपके लिए क्लियर है, आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट में डालो, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अभी तक पूरा देखा है आपने, मजा आया है, तो कॉमेंट में प्लीज लिखते जाना मजा आया और वीडियो को लाइक कर देना। एंड जाते जाते दोस्तों, अगर आप स्लाइस बैंक के साथ रेपो रेट जितना इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट पर कमाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।